रास्ता चलता कोई न लूटा, ना बहनों से छीने हार, जो लूटा सो बांट दिया और बहनों को पहनाया भार। यह कहावत प्रसिद्ध है चंबल के राजा दस्यु सम्राट मानसिंह के बारे में। कहने को तो वो डाकू था, किंतु आज भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। लोग उसकी इतनी इज्जत करते थे कि उसकी मृत्यु के बाद उसका मंदिर बनाया गया, जिसमें आज भी रोजाना पूजा होती है। खूंखार इतना था कि अपने बेटों का एनकाउंटर करने वाले 32 पुलिस वालों को चुन चुन कर मार दिया और उसको चंबल में कूदने को मजबूर करने वाले दुश्मनों को तबाह कर दिया। पुलिस से 90 बार मुठभेड़ हुई, किंतु पुलिस एक भी बार उसकी परछाई तक को न छू पाई और आखिर में उसको धोखे से जहर देकर मारा गया। पुलिस की डायरी में उसका नाम देश के सबसे बड़े डाकू के तौर पर दर्ज है। मानसिंह इतना बड़ा डकैत था कि उसको मारने के लिए सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। बताया जाता है कि उसके गिरोह में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या मिलाकर कुल 400 के आसपास थी। वक्ता इतना अच्छा कि उसको सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। यही नहीं, उसके परिवार में आईजी और डीएसपी जैसे पुलिस अधिकारी भी बने। उस जमाने में डाकू मानसिंह का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, बचपन में मुझे मानसिंह का नाम सुनकर डर लगता था। हर जगह उनके रोमांच से भरे किस्सों की चर्चाएं हुआ करती थीं। चीते जैसी आंख और दूर तक की सोच रखने वाले मानसिंह ने 1939 से लेकर 1955 तक पुलिस की फाइलों, दुश्मनों के दिमागों और लोगों के दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं एक साधारण किसान से दस्यु सम्राट बनने वाले डाकू मानसिंह की कहानी। देखते रहिए सत्य कथा 69। मानसिंह का जन्म साल 1896 में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित गांव खेड़ा राठौर में बिहारी राठौर के यहाँ हुआ था। सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले मानसिंह की नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत थी। वह सामाजिक मसलों को बड़ी आसानी से सुलझा दिया करता था। 25 की उम्र तक आते आते वह गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों को भी सुलझाने लगा। गांव में उसका कद इतना बढ़ गया कि गांव के किसी भी विवाद पर उसका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाने लगा। किंतु समाज में उसका तेजी से बढ़ता रुतबा गांव के ही कुछ अन्य रुतबेदार लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, विशेष रूप से पंडित तलफी राम के परिवार को। इन लोगों की पुलिस से अच्छी साठगांठ थी, तो इन्होंने मानसिंह का कद घटाने के लिए उसे एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया, किंतु मानसिंह जल्दी ही बरी हो गया। इस घटना ने न्यायप्रिय मानसिंह के दिल में कानून व्यवस्था के प्रति नफरत की एक चिंगारी पैदा कर दी, किंतु मानसिंह खून का घूंट पीकर शांत रहा। मानसिंह तो शांत था, किंतु चंबल के बीहड़ शांत नहीं थे। वो तो मानो मानसिंह का ही इंतजार कर रहे थे, और वो दिन आ ही गया। 30 जुलाई 1928 तपती गर्मी में दोपहर बाद का वक्त मानसिंह का पारिवारिक भाई बुद्धि सिंह गांव आया हुआ था। पहले वो ब्राह्मणों के कुएं से ही पानी लिया करते थे, किंतु अब झगड़ा चल रहा था तो मानसिंह ने बुद्धि सिंह को वहां जाने से रोका और झगड़े की बात बताई। ये सुनकर बुद्धि सिंह तैश में आ गया और बल्लम यानी भाला लेकर ये कहते हुए पानी लेने चल दिया कि मैं देखता हूँ कौन रोकता है, और कुएं पर बल्लम गाड़ कर पानी निकालने लगा। जैसे ही इस बात की जानकारी तलफी राम को हुई, उसने अपने सहयोगियों के साथ बुद्धि सिंह पर हमला कर दिया और उसको उसके ही भाले से मार दिया। ये खबर जैसे ही मानसिंह तक पहुंची, उसके सीने में सुलगती चिंगारी धधकती आग में बदल गई। तुरंत उसने व उसके साथियों ने लाठी, डंडों, तलवारों और बंदूकों से लैस होकर तलफी राम के यहाँ धावा बोल दिया। उस दिन गांव में तलवारें, लाठी, भाले और बंदूकें चलीं। मकानों और खलिहानों में आग लगा दी गई। गांव की गलियों में खून बह निकला। औरतों और बच्चों की चीख पुकार से पूरा गांव थर्रा उठा। कई लोग घायल हो गए और 2 आदमी मारे गए। किंतु इस कांड का अंजाम मानसिंह को पता था। वो अपने भाई, बेटे और भतीजे के साथ चंबल के बीहड़ों में गुम हो गया। पुलिस के डर से परिवार के बाकी लोग भी इधर उधर रिश्तेदारी में जा छिपे, किंतु तलफी राम चुप नहीं बैठा। उसने मानसिंह के पीछे अपने मुखबिर लगा दिए, और एक दिन जैसे ही मानसिंह गांव में आया, पुलिस को खबर कर दी और मानसिंह गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों की अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। इधर मानसिंह सजा काट रहा था तो उधर उसके बेटों ने गैंग बना ली थी।
किंतु जेल के दौरान ही पुलिस ने उसके 2 बेटों को मुठभेड़ में मार दिया। जेल में बंद मान सिंह ये खबर सुनकर खून का घूंट पीकर रह गया। करीब 10 साल जेल में काटने के बाद साल 1939 में मान सिंह जेल से बाहर आया। इस दौरान वह अपने मन को काफ़ी शांत कर चुका था और गांव में शांति का जीवन जीने का मन बना चुका था। किंतु जेल से निकलकर मान सिंह घर पहुंचा तो 10 साल बाद पति का चेहरा देख पत्नी रुक्मणी देवी फपक कर रो पड़ी। मान सिंह की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने अपनी पत्नी को समझाया, अभी 2 बेटे जिंदा बचे हुए हैं, अब हम उन्हीं से संतोष करके शांति से जीवन जिएंगे। ये सुनते ही रुक्मिणी देवी अपने हाथों की चूड़ियां दिखाते हुए बिफर कर बोली, तुम्हें कसम है, या तो बेटों की मौत का बदला लो या फिर ये चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। मान सिंह बोला, एक बार फिर सोच लो, बीहड़ों से वापसी नहीं होती। किंतु रुक्मिणी देवी तो बेटों की मौत के बाद से ही सोचे बैठी थी। पत्नी का दृढ़ निश्चय देखकर उसी वक्त मान सिंह ने अपने 2 जिंदा बचे बेटों और अपने भाई की तरफ देखा और कहा, चलो अब होगा इंसाफ। परिवार के कुछ लोगों और मारे गए बेटों की गैंग के कुछ सदस्यों को मिलाकर करीब 17 लोगों का गिरोह बनाकर मान सिंह चंबल के बीहड़ों में कूद पड़ा। मान सिंह ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन पंडित तलफीराम को निशाना बनाया, फिर उसके सहयोगियों को ठिकाने लगाया और उनके घरों में आग लगा दी। इसके बाद मान सिंह ने उन सभी पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जिन्होंने उसके बेटों का एनकाउंटर किया था। उसने कुल 32 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। इन खौफनाक वारदातों से उसके नाम का डंका पूरे इलाके में बजने लगा। अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद मान सिंह फिर से सामाजिक जीवन जीने की सोचने लगा। अब वो लाखों की लूट करता, किंतु सारा पैसा गरीबों में बांट देता। उस समय चंबल के आसपास का कोई भी रसूखदार ऐसा नहीं बचा था जिसे मान सिंह ने लूटा न हो। चिट्ठी भेजकर फिरौती मांगने की परंपरा मान सिंह ने ही शुरू की थी, किंतु डाकू मान सिंह उसूलों का पक्का था। वो राह चलते किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटता था, न ही उसका अपहरण करता था। गरीब बेटियों की शादी भी कराता था और बहनों का भात भी पहनाता था। अपने जीते जी उसने एक भी गरीब पर जुल्म नहीं होने दिया। वह लोगों की हर तरीके से मदद करता था। इन्हीं सब कामों के चलते लोग उसे चंबल का राजा कहकर बुलाने लगे थे। मान सिंह के दिल में महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान था। मान सिंह के गैंग के किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी महिला को छेड़ दें। मान सिंह की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो किसी गांव में खड़ा हो जाता था तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते थे। मान सिंह की भाषण शैली भी मंत्रमुग्ध करने वाली थी। एक बार मान सिंह ने एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में 3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। साल 1955 तक डाकू मान सिंह पर 185 हत्या के मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस किसी भी कीमत पर मान सिंह का आतंक खत्म करना चाहती थी। 16 सालों में मान सिंह की पुलिस से 90 बार मुठभेड़ हुई, किंतु पुलिस की एक भी गोली मान सिंह को छू नहीं पाई थी। सरकार ने मेजर बब्बर थापा के नेतृत्व में डाकू मान सिंह को खत्म करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया, किंतु मान सिंह को किसी साधारण मुठभेड़ में मार गिराना मुमकिन नहीं था। तो मेजर बब्बर थापा ने मान सिंह को धोखे से मारने का प्लान बनाया। एक मुखबिर के द्वारा जैसे ही उसे पता चला कि मान सिंह भिंड जिले के लाउन गांव में रुकने वाला है, पुलिस उस घर में पहले से ही पहुंच गई। उस घर के मालिक को डराकर मान सिंह और उसकी पूरी गैंग के दूध में जहर मिलवा दिया। दूध पीते ही गैंग के लोग बेहोश हो गए। इतने में पुलिस आ गई और बेहोश मान सिंह समेत पूरी गैंग को गोलियों से भून दिया। मान सिंह की मौत के 16 साल बाद उस पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था डाकू मान सिंह। फिल्म सुपरहिट रही। साल 1984 में गांव के लोगों ने मिलकर मान सिंह का उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर बनवाया। साल 1919 में मान सिंह के जीवन से प्रेरित होकर फिल्म सोन चिड़िया बनाई गई थी। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर ने काम किया था तथा मनोज वाजपेयी ने मान सिंह का किरदार निभाया था। डाकू से नेता बने मान सिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह ने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। तहसीलदार का पुत्र शेर सिंह मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद से रिटायर्ड हैं। मान सिंह के भाई नवाब सिंह के पुत्र रणवीर सिंह पुलिस महानिरीक्षक के पद से रिटायर होने के बाद लखनऊ में रहते हैं। आज सही मायने में डाकुओं के इतिहास में 2 ही रॉबिन हुड हुए, डाकू सुल्ताना और डाकू मान सिंह। जय भारत। कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं।
धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।